जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4 मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे और आज हम लोग 5वां मौलिक अधिकार जिसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं, यानी इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें हमें केवल 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसमें संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है, लेकिन समस्या ये है कि किसकी संस्कृति और किसकी शिक्षा। तो इसमें ध्यान रखते हुए किन्हें अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट है ये केवल और केवल किसकी बात करता है? 5वां फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों की बात करता है। इसमें बस उन्हीं के हितों की बात की गई है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक का मतलब ऐसे लोग जिनकी पूरी एक कम्युनिटी है अगर, और पूरे एक देश में एक स्थान पर रहने वाले उसी वैरायटी की, वैरायटी कह लीजिए इसे, कि अगर 10% से कम लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे भारत देश में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, कई सारे धर्म हैं, ठीक है, सिख धर्म है। तो इन धर्मों में जिस भी धर्म में वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या 10% से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप इसके राज्य के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या मराठी आप कह सकते हैं क्या कि वो माइनॉरिटी है? नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बौद्ध माइनॉरिटी है, यानी उनकी संख्या आपको पता है 10%। अगर 100 लोग एक जगह पे हैं तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो उनमें से 1 ही 2 शायद क्या दिखें आपको, बौद्ध दिखें या जैन धर्म के फॉलोवर दिखें। तो ऐसे लोग क्या हैं? उस क्षेत्र के माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो वो बहुत कम है। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए मैं जिस जगह पर रहता हूँ, अगर यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहने लगे और मैं इस्लाम धर्म का फॉलो हूँ, तो मुझे लगेगा कि ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। ये नेचुरल बात है, स्वाभाविक है। इसमें कोई ये नहीं कि वो धर्म मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं या उस धर्म के लोग कुछ गलत कर रहे हैं। धर्म सभी अच्छे होते हैं, बस उसको बढ़ाने या उसको बताने वाले लोग ही कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग, अब देखिए माइनॉरिटीज़ 2 आधार पर होती है। पहला धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। याद रखिएगा, अगर भाषा के आधार पर भी कहीं लोगों की संख्या कम है, जैसे उत्तर प्रदेश में मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से मराठी क्या होगा? माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो राज्य के हिसाब से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, नागालैंड, वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म के फॉलोवर हैं। ठीक है, तो हर जगह राज्य के हिसाब से अगर आप भारत में देखें तो कई वैरायटीज़ में आपको मिलेंगे। केरल तरफ चले जाएंगे, वहाँ सब क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके नाम भी अजीब होते हैं। ठीक है, मार्टिन डिसूजा वगैरह। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हम आराम से बता सकते हैं कि किस राज्य में कैसे लोग रहते हैं, किस धर्म के फॉलोवर रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम माइनॉरिटीज़, उनकी संख्या अगर 10% से कम है या 10% है उस पूरी जगह के हिसाब से, तो उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। अब इन्हीं के हितों का संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। किस आधार पर? भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी संस्था में उनके प्रवेश में कोई निषेध नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कहीं भी प्रवेश ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई संस्कृति में अगर उनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो जैसे कोई जैन धर्म को मानने वाला है, तो जैन धर्म में आपको पता है श्वेतांबर और दिगंबर है। तो श्वेतांबर तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो वो अगर शिक्षा लेने किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई सफ़ेद कपड़े क्यों पहन के आओ। या आपने हैदराबाद का वो कांड सुना ही होगा जिसमें औरतें, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं, वो हिजाब पहनकर, ठीक है, बुर्के का ही डिफरेंट रूप है हिजाब। ठीक है, तो हिजाब पहनकर कहाँ जाती हैं? कॉलेज जाने। तो उस पर बड़ा बवाल हुआ, ये तो हाई कोर्ट तक चला गया था। तो ये उनकी संस्कृति है, तो चूँकि वो अल्पसंख्यक है नहीं, ठीक है, इसलिए जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में ये बात की गई। याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा में कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये आर्टिकल रखा गया। बहुत विद्वान थे हमारे जो संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता थे, उन्होंने सबको बराबर रखने के लिए सबको अधिकार दिया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर भी उनके साथ कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिगंबर मान लीजिए गया, बिना कपड़े ही पहन के चला गया, तो उसे भी हम बैठाएंगे और पढ़ाएंगे, ये अधिकार है उसके पास, वो पढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है शिक्षा ग्रहण करने से। ठीक है, भाषा, मान लीजिए कि किसी को भाषा नहीं पता, ठीक है, और वो अरबी भाषा सीखना, मैं अरबी भाषा सीखना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं। उसी तरह माइनॉरिटीज़ की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, वो जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ना चाहता है तो उनकी अलग भाषा, पाली भाषा के हिसाब से अलग सीखेगा। ठीक है, तो वो भाषाओं में सीखने के लिए उसे वो वाले भाषा को सीखने के लिए वैसे अध्यापक चाहिए। ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी चाहिए। तो ये सरकार की
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्यवस्था कराएगा। तो भाषा के आधार पर उनकी लिपि, संस्कृति, उनका जैसे पहनावा है, जैसा उनका तरीका रहन सहन का है, उसमें उसका भी संरक्षण कौन करेगा? सरकार की ये जिम्मेदारी है कि करेगी। जाति के आधार पर भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है, मान लीजिए अगर अल्पसंख्यक ही हैं और वो ऐसी यूनिवर्सिटी में या ऐसी जगह पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए कोई दिगंबर है और वो चला गया, अब पूरा कपड़ा उपड़ा उतार के जैसा उनका सिस्टम होता है, तो मतलब ये बुरा नहीं मानेंगे, ये उनका कल्चर है। ठीक है, तो अब जैसे नागा साधु का कल्चर है वो ऐसे रहते हैं, तो उसी तरह दिगंबर में मान्यता है कि वो अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को ही अपना वस्त्र समझते हैं। ठीक है, तो ये उनकी आस्था है। तो उस हिसाब से अगर वो कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो नॉर्मल बच्चे उन्हें छेड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर वो चाहें तो वो अपने लिए जो वो अल्पसंख्यक है वो अपने लिए स्वयं का शिक्षा संस्थान, जिसमें केवल जैन धर्म की पढ़ाई होगी, या मदरसा है तो वहाँ किसी अरबी भाषा या फारसी भाषा या उर्दू भाषा की पढ़ाई होगी, संस्कृत विद्यालय है तो वहाँ संस्कृत की पढ़ाई होगी। तो आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक स्वयं के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, जैसे मदरसा और संस्कृत विद्यालय और या एंग्लो वैदिक कॉलेज आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 समझ में आता है। ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक स्वयं के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है, ये तो फंडामेंटल राइट हमारा 5वां खत्म हो गया। इसके बाद फंडामेंटल राइट 6वां आना चाहिए। वो 6वां आर्टिकल 31 है नहीं अभी। पहले हमारे संविधान जब हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन सन 1978 को जब जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, और जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन कराया, जिसमें क्या, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कराया, जिसके तहत उन्होंने ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे एक लीगल राइट बना दिया, यानी आर्टिकल 300 का काम में रख दिया। अब आपको पता है फंडामेंटल राइट वही आर्टिकल होंगे जो 12 से लेकर के 35 के बीच होंगे। इसके बाद कहीं भी आप रख देंगे या इसके पहले कहीं भी, तो वो फंडामेंटल राइट तो नहीं रह जाएंगे, वो लीगल राइट बन जाएंगे। ठीक है, वो एक संवैधानिक अधिकार बन जाएंगे, कानूनी अधिकार बन जाएंगे। ठीक है, तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? 1978 के बाद से वो एक लीगल राइट है। ठीक है, उसे कहाँ रखा गया? 300 का काम है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? ये खानदानी संपत्ति होती थी। मान लीजिए देश को डेवलपमेंट करना है तो हर जगह एयरपोर्ट होने चाहिए, हर जगह रेलवेज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, हाईवेज़ होने चाहिए, एक्सप्रेसवे होने चाहिए। मान लीजिए सरकार की कोई योजना है, उसके तहत वहाँ कुछ और भी बनाना है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, क्योंकि उनकी ज़मीन अगर सरकार मांगती थी और वो नहीं देना चाहते थे लोग, तो लोग कहाँ चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का रक्षक कौन है? फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता था ये तो बड़ा गलत है, क्योंकि इस देश का वही विकास भी जरूरी है। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए आर्टिकल नंबर 31 को, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 300 का काम। अब किसी की भी संपत्ति को सरकार उचित दाम दे करके खरीद सकती है, कोई इसमें रोक टोक नहीं कर सकता। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज बेवकूफ़ कहेंगे कि तुम पागल, तुम्हें शायद पता नहीं है कि अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट हो गया है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते थे इसे छठा मौलिक अधिकार, लेकिन अब हम छठा मौलिक अधिकार नहीं पढ़ते। तो अब छठे मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ते हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। अब इन प्रेजेंट टाइम कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी आज है तारीख 15 नवंबर 2022, तो इस समय कितने फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें से हमने 5 फंडामेंटल राइट पढ़ लिए। अब छठा फंडामेंटल राइट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।